देहरादून में राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रवासियों को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम के साथ धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रहीं। बता दें कि प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही धामी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को सम्मानित करेगी। आप सब अवगत हैं कि राज्य स्थापना के 24 जहां भी उत्तराखंड से आए पर्वतीय समाज के लोग निवास करते हैं, वहां इस प्रकार का एक अलग परिवेश दिखाई देता है। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके घरों में आज भी उनकी दहलीज पर ऐपण दिखाई देता है या गंगा दशहरा का पत्र छपा हुआ दिखाई देता है। बाहर से जाइए तो आपको एक अलग पहचान के रूप में मिलता है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मुझे देखकर खुशी होती है कि उत्तराखंड के लोगों ने दूसरे राज्यों में रहने के बावजूद भी जो उत्तराखंड की भाषा है, संस्कृति है और यहाँ के संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उसी का कारण है कि मैं कल उत्तराखंड सदन के जब लोकार्पण के अवसर पर दिल्ली में था, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि वो शायद वैसे आज के कार्यक्रम में आए होंगे, लेकिन वो लोकार्पण के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनके मन में प्रतीक्षा थी और हमें कह रहे थे कि नहीं हम कल भी जो है वहां आने वाले हैं, कल भी हम जो है देहरादून पहुंचने वाले हैं। पीछे सारे लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हम सब लोगों ने यहाँ फिल्म भी देखी, लोगों भी यहाँ पर जारी किया है और रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन अपने आप में एक नई पहल है और ये मेरे मन में विचार ऐसे आया कि जब मैं इंग्लैंड में गया, लंदन में, और लंदन में मैंने देखा रात के 12 बजे उस दिन में जो है यहाँ से मेरा पहला अनुभव था। मैं सुधांशु जी, मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था। तो मैं लंदन गया इसी में इन्वेस्टर समिट के संबंध में और प्लेन में लगभग 8.5 घंटे की यात्रा थी। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से चली होगी और रात को 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे और सब निकलते निकलते बाहर आधा घंटा और लग गया। तो वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर कार्यक्रम रखा हुआ था उत्तराखंड के लोगों का। और मैं गाड़ी में, चूंकि लंबी यात्रा के बाद कुछ थकान सी भी हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10-10:30 पांडे जी, कितना बज गया होगा? हाँ, 10:30-11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्म कमल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उन्होंने भी धारण कर रखी है, तो हमारे शर्मा जी ने भी। तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्म कमल की टोपी धारण की हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज ही हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या ये यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जानता हूँ कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे। हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था
लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बनाता हूं या अन्य लोग भी जो भी बनाते होंगे, तो उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पहली इस प्रकार का ये विशिष्ट आयोजन हमारे राज्य में हो रहा है और ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य सरकार एवं हमारे अधिकारियों से अपना संवाद कर पाएंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों में जो निवास करने वाले हमारे अन्य उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं, उन सब से भी आपस में एक दूसरे से मिलने का एक अवसर यहाँ पर होगा। और सच बताऊं तो मैं ये जानता हूं, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, आप जब यहाँ आ रहे हैं, इसकी जो वो ठीक है कि आप लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से निकलकर आप वहाँ बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप वापस जाएंगे तो आपके अंदर एक मजबूती अलग प्रकार की दिखाई देगी। एक अंदर का जो व्यक्ति बाहर से कई प्रकार के उसके भाव होते हैं, कई प्रकार का दिखता है, लेकिन अंदर की जो आंतरिक मजबूती है, वो मजबूती जरूर आप यहां से लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में जरूर सफल होंगे और इसमें भी लगभग 250 से अधिक आज प्रवासी प्रतिनिधि हमारे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला संदेश आप सबके माध्यम से जो हजारों लाखों हमारे प्रवासी उत्तराखंडी देश दुनिया में रहते हैं उन तक पहुंचेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 20 मिनट जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 15 मिनट का समय तय किया गया है। देखिए, कल आपने देखा होगा कि 27 एम्बुलेंस मैंने वहाँ भेजी है और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखा होगा कल आपने कि हमने 6 जो घायल मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट कराया और उनकी जान बचाई। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने क्षेत्र पंचायत स्तर पर समन्वयक नियुक्त किए हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि ये समन्वयक बूथ स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस किसी भी हाल में ये चुनाव नहीं हारना चाहती। लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र पंचायत स्तर पर समन्वयक नियुक्त किए हैं। वो वहां संगठन के साथ मिलकर के पूरे चुनाव को देखेंगे और जहां कमियां होंगी उनको सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी ने एक चुनौती के रूप में लिया। किसी भी स्तर पर कोई कमी हम नहीं करना चाहते, इसीलिए जो भी समन्वयक वहां पर क्षेत्र पंचायत स्तर पर बनाए गए हैं वो बहुत जल्दी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। बहुत से तो पहुंच भी गए हैं और निश्चित तौर पर वहां पर व्यापक स्तर पर सरकार की जो नाकामियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो आम मतदाता तक पहुंचे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, इसीलिए सारी नीतियां हुई। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश की धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस लगातार सरकार पर जानबूझकर निकाय चुनाव में देरी को लेकर आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि निकाय चुनाव समय पर हो जाए, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एकल रिपोर्ट आनी थी वह नहीं आ पाई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।
नहीं, हम तो चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो जाए, पहले भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ओबीसी के जो एकल आयोग बना था उसकी रिपोर्ट आ नहीं पाई थी। आरक्षण का तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ओबीसी का आरक्षण उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना है, तो हो नहीं पाया था। तो उसके कारण अभी तक पीछे मामला किसका सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी इन्होंने सबमिट की है। तो अभी ओबीसी आरक्षण का क्या स्वरूप होगा ये शासन को तय करना है, सरकार को उसमें निर्णय लेना है। जब वो धरातल पर आ जाएगा तो आरक्षण की व्यवस्था बनेगी, उसके बाद तब चुनाव करा पाने संभव होंगे। ये प्रक्रिया में उलझा हुआ मामला है। ये तो हमारी तो मनसा है चुनाव समय पर हो जाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री से अल्मोड़ा बस हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बस हादसे के लिए ओवरलोडिंग, खस्ता हाल सड़क और क्रैश बैरियर नहीं होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचना भी बताया जा रहा है। ऐसे में संबंधित विभाग के मंत्रियों को आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लोग मर गए, क्या कारण था? सबसे पहला कारण था तो ओवरलोडिंग, दूसरा कारण था सड़क का खराब होना और क्रश बैरियर न होना, और तीसरा जो कारण है वो समय पर एम्बुलेंस, चाहे वो एम्बुलेंस गाड़ी हो चाहे एयर एम्बुलेंस हो। हमें पूछना चाहते हैं कि संजीवनी जो प्रधानमंत्री जी ने इतना ढिंडोरा पीटा गया, इतना प्रचार किया गया, कहाँ गई वो एयर एम्बुलेंस? क्यों नहीं पहुंची समय पर? आपको एयर एम्बुलेंस नदी के तट पर उतारनी चाहिए थी, जहां पर्याप्त जगह थी। अगर वहां उतर जाती तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, अगर उनको सही समय पर उपचार मिल जाता। परिवहन विभाग, क्योंकि ओवरलोडिंग था, ओवरलोडिंग को किसी ने चेक नहीं किया, तो ओवरलोडिंग अगर हुई है और बसों की व्यवस्था पहाड़ में यातायात के लिए नहीं है, तो इसके लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है। सड़क खराब है, सड़क में गड्ढे हैं, उसके लिए तो हम लगातार आंदोलन चला रहे हैं। अल्मोड़ा के भिकियासैंण ऊर्जा विभाग बिजली के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ऊर्जा विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीण दीपक बिष्ट का कहना है कि बिजली विभाग बीजेपी के किसी बड़े कार्यकर्ता को लाभ देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग बिजली मीटर के जरिए नई धांधलीबाजी को करने की सोच रहा है। फायदा तो साहब क्या मिलना है इनका, कोई बीजेपी वालों का कोई कार्यकर्ता बेरोजगार हो रखा हो, उसके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। किसी कोई बड़ा बेरोजगार होगा, बड़ा पद वाला बेरोजगार होगा, उसके लिए रोजगार ढूंढा जा रहा है। इससे पहले पानी के भी मीटर लगे थे, और मीटर पानी का उसमें हर महीने सिर्फ एक ही बिल आता है। अगर 230 रुपये आ रहा है तो हर महीने 230 ही आता है। मीटर की रीडिंग आज तक नहीं ली जाती। पता नहीं अब ये बिजली के मीटरों में क्या धांधलीबाजी नहीं करने की सोच रहे हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते। ज्योतिर्मठ के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र नवनीत का प्रोजेक्ट आईआईटी दिल्ली की विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयनित हुआ है। हिमालयन एयर एड प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि छात्र अपने मार्गदर्शक और विद्यालय की अटल लैब के संयोजक के साथ शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आईआईटी दिल्ली में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन करेंगे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसे हम आईआईटी दिल्ली के कैंपस में हम उस प्रोजेक्ट के साथ हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमारा विजन है कि उत्तराखंड में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसका निदान कर पाएँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है हिमालयन एयर एड। इस प्रोजेक्ट के साथ हमारा जो विजन है, हम हिमालय में जैसे जो भूस्खलन होता है और लैंड स्लाइड होते हैं, हम उसका सुपरविजन कर सकें। तो ये आईआईटी के मेन कैंपस दिल्ली में प्रेजेंटेशन का एक मौका मिला है, जहाँ पर नेशनल लेवल का कंपटीशन और एग्जीबिशन साइंस का रहेगा। तो इसके लिए पहले चरण में ऑनलाइन जो है कंपटीशन जो है आयोजित किया गया था। तो ऑनलाइन कंपटीशन में जो विद्यालय सिलेक्टेड हुए हैं तो उनका प्रेजेंटेशन 9, 10 और 11 को रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट था कि हिमालयन क्षेत्र में जो है यूएवी मल्टीपल तरीके से किस प्रकार से यूजफुल हो सकता है, तो इसको लेकर के ही हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। थैंक यू। अटल ट्रिंकिंग लैब का इस समय भारत सरकार और आईआईटी दिल्ली के द्वारा छात्र छात्राओं का एक ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया था। उसमें उनको जो उन्होंने अपने लैब के अंदर प्रयोग किए हैं, जो उन्होंने इनोवेशन किए हैं,
उन इनोवेशन को जो है ऑनलाइन वहाँ भेजना था और उसमें हमारे विद्यालय के एक जो प्रोजेक्ट है वो उसमें सेलेक्ट हुआ है। उत्तराखंड से 2 प्रोजेक्ट उसमें सेलेक्ट हुए हैं और ये 8 नवंबर से लेकर के और 11 नवंबर तक दिल्ली IIT में इसका जो है कि प्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में एसटीएफ की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक कस्तूरी हिरण और 2 पंजे बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और मैं उसकी पहचान के लिए कि ये मृग वास्तव में कस्तूरी मृग है और उसी की कस्तूरी है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं की गई है, इसके लिए उसने 2 पंजे भी उसके साक्ष्य के लिए कि असली की पहचान हो सके वो साथ में रखे थे। तो इस बीच WCCB की टीम जो कि नई दिल्ली से आई थी और उनका इनपुट था और एसटीएफ ने और WCCB ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा बताया गया कि ये इसको दिल्ली किसी टीम को बेचना चाह रहा था दिल्ली, और वो दिल्ली से जो है अन्य इंटरनेशनल मार्केट में भेजने की फिराक में था। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 नवंबर को हुई एक व्यक्ति की हत्या और शव को जलाने के मामले में कांगड़ी से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने पैसों के लालच और शराब के नशे में व्यक्ति की हत्या की थी। कि यह युवक 2 अन्य युवकों के साथ उस दिन दिखाई दिया था, जो शाम तक उसके साथ दिखाई दिए थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब और गहनता से पूछताछ की गई तो वो 2 जो इसके साथ युवक थे उन्होंने इसके साथ शराब का सेवन किया था। उसके बाद ही झगड़ा होने पर उनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी और उसके पास जो पैसे थे वो भी नकदी उनके द्वारा इससे ली गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल पूछताछ के बाद इन दोनों युवकों को हिरासत में लिया है और दोनों को ही अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इस प्रकार इस केस का खुलासा किया गया है। इनके द्वारा एक अन्य युवक को भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता से और साक्ष्यों के संकलन से ये बात बिल्कुल झूठी साबित हुई, इसलिए 2 लोगों को पुलिस के द्वारा इसमें पकड़ा गया। इसमें एक की पहचान रविंदर के नाम से हुई है, उसके साथ ही एक मोहित है। इन दोनों को ही पुलिस अभिरक्षा में भी भेजा जा रहा है। दिवाली के बाद देश भर में छठ पर्व का शुभारंभ हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी छठ पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। बहादुराबाद गंगा घाट पर विशेष तैयारियों के साथ पूजा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पूर्वांचली श्रद्धालु गंगा घाट पर अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और बाजारों में भी खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। छठ पर्व का महत्व तो अब सीमाओं से परे जाकर पूरे देश और विदेशों में महसूस किया जा रहा है। बता दें कि व्रत अपने कठोर अनुशासन और नियमों के लिए जाना जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं नहाए खाए से शुरुआत करती हैं। इस व्रत में विशेष रूप से चावल, लौकी की सब्जी और अरहर की दाल का सेवन किया जाता है। ये हम लोग जो है लगभग 10 साल से यहाँ पर छठ पूजा समिति के तरफ से हम लोग जो है पूरी प्रयास से पूर्वांचल जितने हमारे समाज है पूरी मेहनत कर रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन छठी मैया की कृपा से इस बार सुन ली है। इसी तरह सौंदर्य के काम जो है माननीय रवि बहादुर जी के द्वारा छठ घाट के निर्माण भी इस साल हो गई है और हो सके आगे तक भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों में क्या है पूर्वांचल में छठ पूजा के बहुत बड़ा महत्व है। ये 4 दिन का जो व्रत होते हैं ना, बहुत कठिन व्रत है। ये निर्जल व्रत बोलते हैं, जो 3 दिन तक ले बिल्कुल पानी क्या कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। उस हिसाब से जो व्रत के लिए जो है, और ये व्रत में इतनी मान्यता है कि पुत्र हो, पति हो, बेटा हो, सब चीज के लिए जो है मांग आपको संपूर्ण करती है। ये हम लोग पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें मेनली जो होता है वो बच्चों के लिए, कि बच्चों की लंबी आयु, सुख सुविधा और उनका जीवन सार्थक हो, इसके लिए मनाया जाता है। अब इसमें आपको पता ही है कि 4 दिन का पूरा व्रत होता है ना। सबसे पहले शुरुआत होती है नहाए खाए से, फिर आपका खरना हो गया। आज शाम को जो है ये पहला एक त्योहार है जिसके अंदर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये तो आपने देखा होगा संसार में कहीं भी पूजा होती है तो उगते सूर्य को लोग बाग जल देते हैं, लेकिन ये पहली पूजा है जिसके अंदर जो है छठ व्रतियों जो 36 घंटे से अपना व्रत लेके आ रही है, शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देगी और प्रातः में जब सूर्य उदय होगा तो उसके अर्घ के साथ ही ये पूरा का पूरा व्रत समाप्त हो जाता है। ये हम हिंदू भाइयों और पूर्वांचल के सभी भाइयों के लिए बहुत ही खास त्योहार है। ये साल में 2 बार आते हैं और बहुत धूमधाम से हम लोग बहुत दिल से मनाते हैं। और इस छठ घाट के निर्माण के लिए हम लोगों ने लगभग 14-15 साल के सालों का ये मेहनत का नतीजा है
कि आज छठ घाट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पे जितने भी पूर्वांचल लोग, पूर्वांचल समाज है, बहुत उत्साहित हैं और जिन्होंने इस काम में